जहां एक तरफ पाकिस्तान के ऊपर अब गाज गिर गया है, तो वहीं दूसरी तरफ क्यों कहा जा रहा है कि भारत के पास मात्र 20 साल है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान में एक सैन्य अदालत की तरफ से 25 आम नागरिकों को सजा सुनाई गई, जिसकी अमेरिका ने तीखी आलोचना करते हुए कार्रवाई में न्यायिक स्वतंत्रता, पारदर्शिता और उचित प्रक्रिया की गारंटी की कमी का आरोप लगाया है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने सोमवार को एक्स पर कहा कि अमेरिका एक सैन्य न्यायाधिकरण से पाकिस्तानी नागरिकों को सजा सुनाए जाने को लेकर चिंतित है और पाकिस्तानी अधिकारियों से निष्पक्ष सुनवाई और उचित प्रक्रिया के अधिकार का सम्मान करने का आह्वान करता है। अमेरिका का ये बयान अमेरिका के साथ साथ यूके यानी कि यूरोपीय संघ की तरफ से जताई गई इन्हीं तरह के चिंताओं के बाद आया। उन्होंने आम नागरिकों पर मुकदमा चलाने के लिए सैन्य अदालतों के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। यूरोपीय यूनियन 21 दिसंबर की सैन्य अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देने वाला पहला संगठन था, जिसने एक बयान जारी करके सजा पर चिंता जताई। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने सामान्यीकृत वरीयता योजना प्लस यानी कि GSP प्लस के तहत पाकिस्तान के लाभार्थी स्थिति पर प्रकाश डाला, जो पाकिस्तानी निर्यात को यूरोपीय बाजारों में शुल्क मुक्त प्रवेश करने की इजाजत देता है। माना जा रहा है कि इसका जिक्र करके यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को एक चेतावनी दे दी है कि अगर मानवाधिकार को लेकर पाकिस्तान नाकाम रहता है तो उसे GSP प्लस में उसका रहना मुश्किल हो जाएगा। जाहिर तौर पर अगर पाकिस्तान को माना जा रहा है कि इसका जिक्र करके यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान को एक चेतावनी दी है कि अगर मानवाधिकार को लेकर पाकिस्तान नाकाम रहता है तो उसे GSP प्लस में उसका रहना मुश्किल हो सकता है। जाहिर तौर पर अगर पाकिस्तान को GSP प्लस से बाहर निकाला जाता है तो उसकी आर्थिक स्थिति और खराब हो जाएगी। लिहाजा सवाल ये उठ रहा है कि पाकिस्तान में सैन्य अदालतों के माध्यम से आम नागरिकों को सजा क्यों सुनाई गई। इस्लामाबाद ने अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ की आलोचना का किस प्रकार जवाब दिया, वहीं सजा के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान के पश्चिमी देशों के साथ संबंध किस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान में सैकड़ों लोगों के खिलाफ सैन्य अदालतों में ट्रायल्स चल रहे हैं, जिनके खिलाफ पिछले साल 9 मई को इस्लामाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किए गए। इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की समर्थकों ने सरकारी इमारतों, स्मारकों और सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया था, जिसमें रावलपिंडी में सेना मुख्यालय और लाहौर में एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी का घर शामिल था, जिसे आग के हवाले कर दिया गया था। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 48 घंटे के भीतर रिहा कर दिया गया, लेकिन हिंसा के लिए हजारों PTI कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इनमें से 105 को सैन्य अदालतों में ट्रायल्स के लिए भेजा गया। इस साल अप्रैल में 3 साल से कम की सजा वाले 20 लोगों को रिहा कर दिया गया, जबकि 85 अभी भी हिरासत में है। 21 दिसंबर को सेना ने घोषणा की कि 25 लोगों को दोषी ठहराया गया है, जिनमें से कम 14 को 10 साल की जेल की सजा मिली है। सेना ने कार्यवाही का बचाव करते हुए कहा है कि उन्होंने उचित प्रक्रिया का पालन किया और अभियुक्तों के कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित किया। पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार समिति ने पाकिस्तानी सरकार से सैन्य अदालतों से संबंधित कानून की समीक्षा करने और नागरिकों को सैन्य अदालतों की जगह नागरिक अदालत के जरिए मुकदमा चलाने का आग्रह किया। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने यूरोपीय संघ की टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया दी है। प्रवक्ता मुमताज जहरा बलूच ने कहा है कि सरकार बयान की समीक्षा कर रही है, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि पाकिस्तान का संविधान न्यायिक प्रणाली को कोई विदेशी संस्था नहीं, बल्कि उसके घरेलू, राजनीतिक और कानूनी निर्णय निर्धारित करेंगे। मंगलवार को विदेश मंत्रालय ने एक विस्तृत बयान जारी किया, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि पाकिस्तान की कानूनी प्रणाली मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के संवर्धन और संरक्षण की गारंटी देता है और ICCPR के प्रावधानों सहित अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के मुताबिक है। बयान में कहा गया कि हम बिना किसी भेदभाव और दोहरे मानदंडों के अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून को बनाए रखने के लिए यूरोपीय संघ सहित अपने अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ जुड़ना जारी रखें। GSP प्लस यूरोपीय संघ की तरफ से चलाया जाने वाला एक कार्यक्रम है, जिसका मकसद भागीदार देशों को शासन मानकों में सुधार करने और उन्हें रियायती व्यापार पहुंच प्रदान करके उनके विकास को प्रोत्साहित करना है। लेकिन यूरोपीय संघ के GSP प्लस के तहत लाभ हासिल करने के लिए देशों को ICCPR सहित 27 अंतर्राष्ट्रीय कोर सम्मेलनों का पालन करना
उन्हें प्रभावी रूप से लागू करना जरूरी होता है। ICCPR के तहत मानवाधिकार, श्रम अधिकार, पर्यावरण, सुशासन जैसे मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। पाकिस्तान GSP+ लाभ प्राप्त करने वाले 8 देशों में से एक है, जिनमें से मुख्य यूरोपीय बाजारों में शुल्क मुक्त पहुंच है। बोल्विया, कैप वर्डे, किर्गिस्तान, मंगोलिया, फिलीपींस, श्रीलंका और उज्बेकिस्तान अन्य देश हैं जिनके साथ यूरोपीय संघ GSP+ पहल के तहत भागीदार है। पाकिस्तान की सजा पर अपने बयान में यूरोपीय संघ ने कहा है कि ICCPR के तहत लोगों को एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायाधिकरण के समक्ष निष्पक्ष और सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार है, जिसमें पर्याप्त कानूनी प्रतिनिधित्व हो। पूर्व राज्य मंत्री हारून शरीफ ने चेतावनी दी है कि गैर आर्थिक प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने में नाकामी पाकिस्तान के आर्थिक हितों को नुकसान पहुंचा सकती है और इस वजह से पाकिस्तान को दिक्कतें हो सकती है। इसलिए जो चल रहा है उसको संभालना बहुत जरूरी है। GSP+ दर्जा महत्वपूर्ण है क्योंकि यूरोपीय बाजार में शुल्क मुक्त पहुंच की अनुमति देता है। इस दर्जे को खोने से पाकिस्तान के निर्यात में 20 से 30% की कमी आ जाएगी। 2023 के यूरोपीय संघ के आंकड़ों से पता चलता है कि पाकिस्तान सबसे बड़ा GSP+ लाभार्थी था, जिसने यूरोप को 78% से ज्यादा सामानों का निर्यात किया, जिसकी कीमत लगभग 4 बिलियन यूरो थी। इन निर्यातों में कपड़ा और परिधान का हिस्सा 73% था। शरीफ, जो पाकिस्तान के निवेश बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, उनका कहना है कि देश के आर्थिक प्रबंधकों को इस तथ्य से अवगत होना चाहिए जो हमारे यहाँ अभी सीन है उस आधार पर है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं क्यों कहा जा रहा है कि भारत के पास 20 साल का समय है, फिर नहीं मिलेगा मौका। भारत दुनिया के प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही इकोनॉमी है। वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रमित गिल का कहना है कि भारत के लिए कई चीजें अच्छी है, डेमोग्राफी से लेकर जियोपॉलिटिक्स तक और बड़े घरेलू बाजार से लेकर निजी क्षेत्र में कम कर्ज स्तर। उन्होंने कहा कि भारत को दक्षता, आर्थिक स्वतंत्रता और क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस करके FDI तथा व्यापार को खुला रखकर अपने ग्रोथ के 6% से बढ़कर 8% ले जाना चाहिए। गिल ने कहा कि जनरल मिडिल इनकम वाली अर्थव्यवस्था की तुलना में भारत बहुत अधिक भाग्यशाली है। अगले 2 दशकों तक इसकी डेमोग्राफी असाधारण रूप से अनुकूल रहेगी। चीन से दूर विविधता लाने की चाह रखने वाले उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के निवेशकों को ये आकर्षक लगता है। ये एक बड़ा और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है, इसलिए विदेशी कंपनियां भारत में परिचालन स्थापित करने में और अधिक रुचि लेंगी। इसके प्राइवेट सेक्टर पर बहुत ज्यादा कर्ज नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी चीन की तुलना में अधिक संतुलित है। इसमें GDP के लिए खपत का अनुपात सामान्य है, इसलिए यह विदेशी खपत पर कम निर्भर करता है। इसका आर्थिक विकास उतना खतरनाक नहीं होगा जितना पिछले 2 दशकों के दौरान चीन का विकास। यहाँ तक कि भू राजनीति में भारत के लिए भी अनुकूल है। अगले 2 दशकों में भारत अपनी क्षमता के चरम पर होगा। दूसरे शब्दों में कहें, भारतीय अर्थव्यवस्था फिर कभी उतनी वृद्धि नहीं कर पाएगा जितनी अगले 2 दशकों में कर सकता है। भारत के लिए ये सुनहरा अवसर है। गिल ने कहा कि भारत अब से लेकर 2047 के बीच अपनी क्षमता के चरम पर होगा। सवाल यह है कि उस क्षमता को आकार कैसे दिया जाए। भारत की संभावित वृद्धि दर 6% है, इसे बढ़ाकर 8% किया जाना चाहिए। भारत को पूंजी, कुशल श्रम और ऊर्जा के उपयोग में अधिक कुशल बनने की जरूरत है। दक्षता बढ़ाने के लिए कुछ गंभीर संरचनात्मक सुधारों की जरूरत है। शिक्षा भी इसमें से एक है। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।